सबसे पहले डालिए कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? फॉर्मूला होता है NaOH, ठीक है ना? क्या होता है? NaOH। केमिकल नेम क्या हो गया इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका यूज कहाँ पर करते हैं बेटा? हम कपड़े धोने का साबुन बनाने में। और कपड़े धोने का जो साबुन होता है वो होता है हार्ड सोप, कठोर साबुन। हार्ड सोप, कठोर साबुन। ठीक है। सेकंड आता है सोडियम कार्बोनेट। फॉर्मूला देखिए, सोडियम कार्बोनेट। हाँ बेटा, अगर आप यहाँ से करें तो ये स्पेशल छोड़ सकते हो, ठीक है ना? मेरे सब्जेक्ट के लिए, बाकी के लिए मैं नहीं कर रहा। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Na2CO3 होता है। क्या होता है? Na2CO3। इसका कॉमन नेम होता है सोडा एस। क्या नाम होता है इसका कॉमन नेम? सोडा एस। हिंदी में भी इसको सोडा एस बोलते हैं। अगर हम इसकी रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल के साथ कराते हैं तो 10 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच होते हैं। कितने वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं? 10 वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं हम वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, धावन सोडा। ठीक है। इसका केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका केमिकल नेम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, यहां लिख देते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये कह रहा है साबुन ट्रांसलूसेंट क्यों होता है? अरे बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो ना, ठीक है ना? मतलब कोई लॉजिकल सवाल तो हो। क्या सारे साबुन ट्रांसलूसेंट होते? ओपेक नहीं होते क्या अभी से? ठीक है। तो एक बात बताओ बेटा, सोडियम कार्बोनेट का यूज कहाँ पर करते हैं? हम कपड़े धोने में यूज करते हैं। कपड़े धोने आप लोगों को आते होंगे, है ना? नहीं आते तो सीख लीजिए, क्योंकि आगे काम आएंगे। क्यों काम आएंगे? क्योंकि बेरोजगार रहकर अगर आपने शादी की तो अपने तो कपड़े धोने धोने हैं, हो सकता है आने वाले के भी धोने पड़ जाए, है ना? क्योंकि बेरोजगारों के लिए कोई वॉशिंग मशीन नहीं। ठीक है। तो एक बात बताओ, जब कपड़े धोते हैं तो पानी में पहले डिटर्जेंट डालते हो या कपड़े डालते हो? जब हम कपड़े धोते हैं तो पानी में पहले डिटर्जेंट डालते हो या कपड़े डालते हो? पेंटाकोटा कौन सा बैच आपका? कौन सा बैच? नाम क्या आपका? पेंटाकोटा ही नाम है तुम्हारा? पेंटाकोटा, सुरेश, सुरेश नाम है, ठीक। हम्म। अच्छा, हाँ, वॉशिंग पाउडर डालते हो, यानी कि फ्यूचर आप लोगों का बिल्कुल ब्राइट है। ट्रेंड आप लोग कपड़े धोने आप लोग आते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले क्यों डालते हैं डिटर्जेंट? पहले डिटर्जेंट क्यों डालते हैं? ताकि झाग बन जाए, माहौल बना रहे, कपड़े धोने में मन लगा रहे। देखिए ये रीजन नहीं है, सुनिए। वाटर जो होता है ये दो तरीके का होता है। जल जो होता है ये क्या होता है? दो तरीके का होता है, ठीक है ना? एक होता है हार्ड वाटर, एक होता है सॉफ्ट वाटर। क्या होता है? एक होता है हार्ड वाटर, एक होता है सॉफ्ट वाटर। तो झाग जो बनते हैं वो किस में बनते हैं? हार्ड वाटर में बनते हैं या सॉफ्ट वाटर में बनते हैं? झाग जो बनते हैं वो किस में बनते हैं? हार्ड वाटर में बनते हैं या सॉफ्ट वाटर में? झाग जो बनते हैं वो सॉफ्ट वाटर में बनते हैं। लेकिन घरों पर जो पानी आता है, घरों पर जो पानी आता है वो कैसा आता है बेटा? हार्ड आता है। कैसा आता है? हार्ड आता है। तो जब आप डिटर्जेंट मिलाते हो तो डिटर्जेंट मिलाने से क्या हो जाता है? डिटर्जेंट मिलाने से झाग बन जाते हैं। झाग बनने का मतलब क्या हुआ कि वो जो वाटर हार्डनेस थी वाटर के अंदर वो क्या हो गई बेटा? रिमूव हो गई। तो सोडियम कार्बोनेट का हम यूज करते हैं वाटर की हार्डनेस को हटाने में। अब हार्डनेस दो तरीके की होती है, एक होती है टेम्परेरी, एक होती है परमानेंट। तो कौन सी हार्डनेस को हटाता है? परमानेंट हार्डनेस को हटाता है। तो लिखोगे इट रिमूव्स, इट रिमूव्स द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। इट रिमूव्स द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। यह जल की, यह जल की स्थायी कठोरता को, यह जल की स्थायी कठोरता को दूर करता है। यह जल की स्थायी कठोरता को दूर करता है। जो नोट करके लिखिए। चलिए, अब इसके बाद देखिए जो तीसरा कंपाउंड है यहीं पर बना लेते हैं। ठीक है। तीसरा आता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके बारे में तो मैंने सिर्फ शॉर्ट में पढ़ा होगा आप लोगों को। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या होता है? बेकिंग सोडा। क्या नाम होता है इसका? बेकिंग सोडा। ठीक है। चलिए, इसका यूज कहां पर करते हैं? एक यूज मैंने हमने क्वेश्चन में किया था, एज एन फायर एक्सटिंग्विशर। एज ए फायर एक्सटिंग्विशर।
अग्निशामक के रूप में, ठीक है। और दूसरा कहाँ यूज करते हैं बेटा हम इसका, एंटासिड के रूप में, बेस मैंने पढ़ाया होगा आपको एसिड बेस सोल्ट में, ठीक है ना, एज एन एंटासिड, प्रतिअम्ल के रूप में, एज एन एंटासिड। लाइव पढ़ाऊंगा बेटा, कोई वीडियो सब लाइव पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए अब एक और नोट नोट लिखते हैं बेटा, हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में, एक और नोट लिखते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में, ठीक है। लिखिए हार्डनेस ऑफ वाटर, जल की कठोरता। तो हार्डनेस होती है कौन से मेटल की वजह से होती है, चाहे टेम्परेरी हो चाहे परमानेंट, दोनों हार्डनेस किसकी वजह से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से होती है, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं हार्डनेस, दो तरीके की होती है, एक होती है टेम्परेरी, एक होती है परमानेंट। टेम्परेरी हार्डनेस, अस्थायी कठोरता, दूसरी है परमानेंट हार्डनेस, स्थायी कठोरता। अब देखो चाहे टेम्परेरी हार्डनेस हो चाहे परमानेंट हार्डनेस हो, दोनों की दोनों हार्डनेस इसकी वजह से होती है, दोनों की दोनों हार्डनेस आपकी कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से होती है, इसकी वजह से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से होती है। तो अंतर क्या है दोनों में, देखिए चाहे टेम्परेरी हार्डनेस हो चाहे परमानेंट, दोनों किसकी वजह से होंगी, कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से। अब होता क्या, अगर ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम अगर ये बाइकार्बोनेट के साथ अटैच होते हैं तो उस हार्डनेस को बोलते हैं हम टेम्परेरी हार्डनेस, क्या बोलते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस। तो टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से, ड्यू टू द बाइकार्बोनेट्स ऑफ, ड्यू टू द बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। हिंदी में ये स्टेटमेंट लिखना, लिखवा देता हूँ, यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के, यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है, यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है, यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है। और परमानेंट जो हार्डनेस होती है, अगर वाटर के अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट हो या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट हो या दोनों प्रेजेंट हो, इस हार्डनेस को हम क्या बोलेंगे, टेम्परेरी हार्डनेस, ठीक है। चलिए ये लिखोगे, ड्यू टू द क्लोराइड्स, ड्यू टू द क्लोराइड्स और सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। देखो यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के, यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के, यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स की वजह से होती है, यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स की वजह से होती है। बेटा आपने आज ज्वाइन किया तो आपको एटिकेट्स नहीं, आप क्लास के बीच में आके कह रहे हेलो कीजिए, आप प्राइम मिनिस्टर हो बेटा जो आपको हेलो करूँ मैं, एक तो आप लेट आए हो क्लास में, ठीक है ना, ऊपर से आप आके मतलब क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो, आप पढ़ने थोड़ी आए हो, पढ़ने वाला बच्चा ऐसे काम नहीं करता, पढ़ता आपने निकलता है, लेकिन कोई डाउट तो पूछ लेता, क्लास को कभी डिस्टर्ब नहीं करता, ये हेलो हेलो करने में तो आपने सारा जीवन खराब कर लिया, और मेरे हेलो से क्या होगा बेटा। चलिए ठीक है, अब इन दोनों को रिमूव करना है, कैसे रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए इट इज रिमूव्ड बाय, इसके दो तरीके हैं, एक तो उबालकर, इसे निम्नलिखित तरीकों द्वारा, इसे निम्नलिखित तरीकों द्वारा दूर किया जा सकता है, इसे निम्नलिखित तरीकों द्वारा दूर किया जा सकता है, इसे निम्नलिखित तरीकों द्वारा दूर किया जा सकता है, इसे निम्नलिखित तरीकों द्वारा दूर किया जा सकता है, ठीक है। एक बॉइलिंग उबालकर, दूसरा क्लार्क मेथड। क्लार्क मेथड में हम क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं, क्लार्क मेथड में हम कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है। चलिए अब इसको रिमूव करने के तरीके बहुत सारे हैं, एक तो अभी हमने पढ़ा, ठीक है, इसका यूज करेंगे हम, किसका यूज करते हैं हम, अभी पढ़ाया था आपको, वाशिंग कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है ना, एक तो हम सॉरी कैल्शियम नहीं सोडियम कार्बोनेट NH2CO3 का यूज करके, दूसरा एक होता है कैल्गन्स मेथड। आपको इन मेथड्स के बारे में नहीं पढ़ना, बस आपको ये पता होना चाहिए, कैल्गन्स का फॉर्मूला होता है Na6P6O18, मेथड के नाम पता होने चाहिए। तीसरा जियोलाइट परमुटेट मेथड, लेकिन बस आपको ये नाम रखने, नाम याद रखने हैं कि कैसे इनको दूर किया जा सकता है, ठीक है। आयन एक्सचेंज रेजिन डाल लीजिए, आयन एक्सचेंज रेजिन भी होता है, ये नाम है, ठीक है भाई। आप लोग 8 बजे कोई क्लास है क्या, पहले बताइए, 8 बजे आप लोग कोई क्लास है, जल्दी बताइए, 8 बजे का कोई क्लास है। हाँ ये मेथड्स के नेम है बेटा, ये मेथड्स के नेम है, जल्दी बताइए 8 बजे क्लास है या नहीं, कुछ बच्चों की है कुछ की नहीं, चलिए ठीक है ठीक।
कोई नहीं, चलिए ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ चुके हैं हम, हाइड्रोजन के बारे में नहीं पढ़ा ना अभी हमने, हाइड्रोजन के बारे में नहीं पढ़ा। हेडिंग डाल लीजिए, नेक्स्ट गैस आती है हाइड्रोजन। नेक्स्ट आती है हाइड्रोजन। चलिए चलिए कोई, चलिए। तो यूनिवर्स में, यूनिवर्स का जो सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है ना, ब्रह्मांड का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो कौन से एलिमेंट का बना होता है? हाइड्रोजन एलिमेंट का बना होता है। तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट, द मैक्सिमम पार्ट ऑफ, द मैक्सिमम पार्ट ऑफ यूनिवर्स, द मैक्सिमम पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ, द मैक्सिमम पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ, इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट। ठीक है। ब्रह्मांड का, देख लेना बेटा कैसे लिखते हैं। ब्रह्मांड का सबसे अधिकतम भाग, ब्रह्मांड का सबसे अधिकतम भाग, ब्रह्मांड का सबसे अधिकतम भाग हाइड्रोजन तत्व का, हाइड्रोजन तत्व का बना होता है। ब्रह्मांड का सबसे अधिकतम भाग हाइड्रोजन तत्व का बना होता है। हैवी वाटर बेटा D2O होता है, नॉर्मल वाटर H2O होता है, हैवी वाटर D2O होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन यूज होता है, और हैवी वाटर में ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है। ड्यूटेरियम की जो डेंसिटी है वो हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, इसलिए इसको बोलते हैं हैवी वाटर। क्या बोलते हैं? हैवी वाटर। ठीक है। चलिए, अब अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन गैस की जो खोज थी बेटा, खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने की थी। लेकिन जो हाइड्रोजन नाम था ये किसने दिया था? एंटोनी लेवेजियर। और ये जो एंटोनी लेवेजियर है कौन है बेटा? फादर ऑफ केमिस्ट्री। लिखोगे, हाइड्रोजन गैस was discovered by, hydrogen gas was discovered by Henry Cavendish, but hydrogen name, but hydrogen name, hydrogen gas was discovered by Henry Cavendish, but hydrogen name was given by Antony Lavoisier, Antony Lavoisier। देखो हाइड्रोजन गैस की खोज, हाइड्रोजन गैस की खोज, हाइड्रोजन गैस की खोज हेनरी कैवेंडिश, हाइड्रोजन गैस की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी, परंतु हाइड्रोजन नाम, परंतु हाइड्रोजन नाम, हाइड्रोजन गैस की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी, परंतु हाइड्रोजन नाम एंटोनी लेवोजियर ने दिया था। अब देखो हाइड्रोजन जो होती है बेटा कंबस्टिबल गैस होती है या नॉन कंबस्टिबल गैस होती है, ध्यान से सुनो बेटा। आप लोगों का स्लॉट फ्री नहीं हो रहा है, ठीक है ना। मेरा जो फ्री टाइम होता है उस टाइम पर आपकी बैच में दूसरी क्लास होती है, इसीलिए वीक में 5 डेज नहीं हो पा रहा, नहीं तो मैं कुछ चाहता हूँ वीक में 5 डेज करना, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए, कोई भी गैस आपको ये पता लगाना हो कि वो गैस कंबस्टिबल है या नहीं है, कोई भी गैस ज्वलनशील है या नहीं है, कैसे पता करते हैं? ठीक है ना, कोई भी गैस कंबस्टिबल है या नहीं कैसे पता कर सकते हैं? ज्वलनशील है या नहीं कैसे पता करते हैं? देखिए, जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन के बारे में, आज से पहले आप लोग याद करते हो कि कोई भी गैस, कौन सी गैस कंबस्टिबल है कौन सी नहीं है, लेकिन मैं याद करने के लिए नहीं बोलूंगा। देखिए लॉजिक देखिए, कोई भी गैस हो सकती है। मैं जैसे एग्जांपल लिया हाइड्रोजन, कंबशन किसकी प्रेजेंस में होता है बेटा? दहन किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, क्या सुबह 8 बजे आपका फ्री होता है? बताना, सुबह 8 बजे फ्री होता है? बताइए फ्री होता है या नहीं? फ्री होता है, मतलब बाद में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए, तो हमें पता है कोई भी गैस है, हम सही चेक करना चाहते हैं कि गैस कंबस्टिबल है या नहीं। ठीक है, तो हमें पता है कंबशन किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ठीक है ना। चलिए, अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो इन दोनों को देखिए, इन दोनों को देखकर आपको लगता है कि कोई प्रोडक्ट बन सकता है या नहीं? 8 PM वाला स्लॉट फ्री रहता है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, नहीं ऐसा तो नहीं सकता, कुछ क्लास रहती है मेरे को लग रहा है तुम्हारी 8:30 बजे तक। अरे मॉर्निंग की बात करते हैं, नो सर फिजिक्स क्लास होती है भाई, सबका अपना अपना सिस्टम देखिए। सुबह 7 बजे भी फ्री नहीं हो तुम्हारा, 7 बजे बताना, 7 बजे, सुबह 7 बजे फ्री है बताओ? 7 बजे फ्री हो, मैं 7 बजे पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, मैं सुबह 7 बजे पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। 7 AM का फ्री है तो बताइए, इधर देखिए। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा नहीं बनेगा? तो अगर बन रहा है तो इसका मतलब रिएक्शन हो रही है, अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो इसका मतलब रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन हो रही है तो ये गैस कैसी होगी बेटा? कंबस्टिबल होगी, ज्वलनशील होगी। तो हाइड्रोजन कैसी गैस है? एक कंबस्टिबल गैस है, एक ज्वलनशील गैस है। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं किसी भी गैस के बारे में कि वो कंबस्टिबल है या नहीं। ठीक है, तो लिखोगे, इट इज ए, इट इज ए कंबस्टिबल गैस, इट इज ए कंबस्टिबल गैस। यह एक, यह एक, यह एक ज्वलनशील गैस है, यह एक ज्वलनशील गैस है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि अगर हम हाइड्रोजन का कंबशन कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलता है बेटा? वाटर मिलता है। क्या प्रोडक्ट मिलता है? वाटर मिलता है।
देखेंगे बेटा, मैं होगा तो फिर मिलेगा, अभी आप भी पढ़ते टाइम खराब नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखो हमारे पास बहुत सारे फ्यूल है बेटा, कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है, एलपीजी है, लिक्विड हाइड्रोजन है। तो सबसे बढ़िया फ्यूल कौन सा होगा? सबसे बढ़िया फ्यूल कौन सा होता है बेटा? लिक्विड हाइड्रोजन होता है। सबसे बढ़िया फ्यूल किसे मानते हैं? लिक्विड हाइड्रोजन को मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि देखो अगर हम हाइड्रोजन का कंबशन कराते हैं तो कंबशन कराने पर, दहन कराने पर हमें वाटर मिल रहा है, वाटर वेपर मिल रही है। ठीक है, तो क्या इससे पोल्यूशन होगा? तुमको स्पेशल है तुम्हारा दिमाग तो हिला हुआ है क्या? पेंटाकोटा, प्लीज टेल मी अबाउट डिसॉल्व्ड एसिटिलीन, दिमाग हिला हुआ है क्या आपका? चल क्या रहा है? क्या तुम हम तो पढ़ रहे हो क्या? मतलब कमेंट करने से पहले तो इतनी भी शर्म नहीं आती कि चल क्या रहा, हम पूछ क्या रहे हैं? जितना पढ़ा है वो तो तुम पढ़ते हो, तुमसे पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, देखिए इधर, इसका तो एकदम खराब होती है, पढ़ाने का मूड बिगड़ जाता है यार आप लोगों के कमेंट देख के। ऐसे मतलब जिसके मन में जो आता है वो क्वेश्चन पूछ रहा है आपने, अरे डाउट क्लास थोड़ी है भाई, ये सभी बच्चों की क्लास है, सबका टाइम प्रीशियस होता है, मेरा भी प्रीशियस, आप लोगों का भी प्रीशियस है, मैं करवा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग। चलिए, मैं यहाँ पर मौज मस्ती करने थोड़ी आया हूँ कि मैं आपको हंसाने आया हूँ यहाँ पर, मैं अपने पढ़ा के पढ़ाता हूँ और मैं बस निकलता हूँ। देखिए, तो एक अच्छा फ्यूल होने की कंडीशन, आप किसी अच्छा फ्यूल मानोगे जिसके कंबशन से आपको क्या मिले? अच्छी खासी एनर्जी मिले। ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी मिले। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जितने भी फ्यूल है आपके पास, जितने भी फ्यूल है, ठीक है बेटा, मैं कोई वन मिनट में वीडियो नहीं डलवा रहा, लाइव पढ़ाऊंगा सब, ठीक है, कोई वीडियो नहीं डलवा रहा, ठीक है, सब लाइव पढ़ाऊंगा, बेफिक्र रहिए आप। हाँ जी, तो आगे बात में जो कर सकते हैं यार, मैं कमेंट बंद करके पढ़ाना शुरू करूँगा। एक अच्छा फ्यूल होगा जिससे आपको अच्छी खासी एनर्जी मिल जाए, दूसरा उससे पोल्यूशन नेग्लिजिबल होना के बराबर हो। तो अगर हम लिक्विड हाइड्रोजन लेते हैं, लिक्विड हाइड्रोजन में बता रहा था जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, जो एनर्जी होती है, जितने भी फ्यूल अभी तक प्रेजेंट है सबसे ज्यादा जो एनर्जी मिलती है वो हमें लिक्विड हाइड्रोजन से मिलती है। दूसरा दूसरा इससे पोल्यूशन नहीं होता है, तो इसका यूज कर लेना चाहिए। दिक्कत ये है कि लिक्विड हाइड्रोजन को स्टोर करना बहुत महंगा पड़ता है, इतना आसान नहीं होता, इसलिए हम लिक्विड हाइड्रोजन ज्यादा यूज नहीं करते हैं। तो इसको हम कहाँ यूज करते हैं? रॉकेट्स में यूज करते हैं। लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड एज द लिक्विड हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड एज द लिक्विड हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट फ्यूल। लिक्विड हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट फ्यूल बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ इट्स बिकॉज ऑफ इट्स हाई कैलोरीफिक वैल्यू, बिकॉज ऑफ इट्स हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड इट क्रिएट्स एंड इट क्रिएट्स नेग्लिजिबल पोल्यूशन। इट क्रिएट्स नेग्लिजिबल पोल्यूशन, हिंदी में लिखूंगा अभी, इट क्रिएट्स नेग्लिजिबल पोल्यूशन। ठीक है, नोट करके लिखिए, हिंदी में आगे लिख रहा हूँ। बेटा हाइड्रोजन जो सेल होती है उसके अंदर लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन यूज किया जाता है फ्यूल के रूप में। ठीक है, ठीक है, तो लिखिए द्रव हाइड्रोजन को, द्रव हाइड्रोजन को सबसे द्रव हाइड्रोजन को सबसे उत्तम प्रकार का द्रव हाइड्रोजन को सबसे उत्तम प्रकार का ईंधन माना जाता है। द्रव हाइड्रोजन को सबसे उत्तम प्रकार का ईंधन माना जाता है, ईंधन माना जाता है, क्योंकि क्योंकि इसका क्योंकि इसका क्योंकि इसका कैलोरीफिक मान सबसे अधिक होता है। कैलोरीफिक मान का मतलब ये होता है बेटा, किसी भी फ्यूल का 1 ग्राम का कंबशन कराओगे ना, 1 ग्राम फ्यूल के दहन से जो एनर्जी निकलती है उसको बोलते हैं हम कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक मान। क्योंकि इसका कैलोरीफिक मान सबसे अधिक होता है और इससे प्रदूषण और इससे प्रदूषण न के बराबर फैलता है। ठीक है, चलिए, तो रॉकेट फिल्म किसको बोलते हैं? रॉकेट ईंधन लिक्विड हाइड्रोजन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन। सर आपकी लाइव क्लास कर नहीं पाते हैं, मेरा वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन की सिविल सर्विस की प्रीलिमिनरी क्लियर हो गया, थैंक यू सो मच सर, गुड ब्लेस यू, खुश रहो बेटा, भगवान करे आपको मेहनत करो और मेंस भी निकालो। चलिए, अब देखिए एक पॉइंट लिख रहा हूँ, पहले पॉइंट लिख लेते हैं फिर समझाता हूँ। हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वनस्पति घी एंड द प्रोसेस इज नोन एज एंड द प्रोसेस इज नोन एज एंड द प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोजनेशन। इस प्रोसेस को हम हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं बेटा, रिडक्शन भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं सभी बताऊंगा। ठीक है, एक बार हिंदी में लिख देते हैं। तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग हाइड्रोजन गैस का प्रयोग हाइड्रोजन गैस का प्रयोग वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। हाइड्रोजन गैस का प्रयोग वनस्पति घी बनाने में किया जाता है और इस प्रक्रिया को और इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण या अपचयन कहा जाता है। और इस प्रक्रिया को
हाइड्रोजनीकरण या अपचयन कहा जाता है, और इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण या अपचयन कहा जाता है। ठीक है, देखो एक होता है अनसैचुरेटेड फैट। क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड फैट। असंतृप्त वसा। एक होते हैं सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट, संतृप्त वसा। तो जब कार्बन कार्बन में आपको पढ़ा चुका हूँ, कार्ब मेरा यूट्यूब चैनल मेरे नाम से बेटा सत्येंद्र सर क्लासेस के नाम से, ठीक है। चलिए अब देखिए, जब कार्बन कार्बन में डबल इलेक्ट्रिकल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल इलेक्ट्रिकल बॉन्ड होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड फैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड फैट बोलते हैं। और जब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड फैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड फैट बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो अगर आपको डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है तो आपको इसमें कितने बॉन्ड तोड़ने हैं बेटा? 2 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड बच जाता है, तो 1 बॉन्ड तोड़ना है। जितने बॉन्ड तोड़ने हैं उतने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? उतने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड कर दीजिए। तो यहाँ से क्या होगा बेटा? एक बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन का टूटेगा, एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन का टूटेगा और एक कार्बन कार्बन का टूटेगा। अब ये हाइड्रोजन फ्री हो गया तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब ये हाइड्रोजन फ्री है, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है ना? ये हाइड्रोजन फ्री था, ये इसके साथ अटैच हो गया, ये हाइड्रोजन फ्री था, ये इसके साथ, तो किससे बदल गया? CH3 CH3। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनसैचुरेटेड फैट को सैचुरेटेड फैट में बदलने के लिए, अनसैचुरेटेड फैट को सैचुरेटेड फैट में बदलने के लिए कौन सी गैस का यूज करते हैं? हम हाइड्रोजन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हाइड्रोजन का यूज करते हैं। और यहाँ पर कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं? निकल भी यूज कर सकते हैं, पैलेडियम भी यूज कर सकते हैं और प्लेटिनम भी यूज कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में तीनों आ जाए तो अगर ऑल ऑप्शन में तो ओल लगाना, नहीं तो तीनों में से एक लगाना हो तो निकल लगाना। अब देखो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये क्या है? कैटलिस्ट, इनके बारे में पढ़ाऊंगा अगली क्लास में, ठीक है ना? उत्प्रेरक। मेरी बात सुनिए, एक रिएक्टेंट ये था, एक रिएक्टेंट ये था, इन दोनों ने मिलकर कितने प्रोडक्ट बनाए? एक प्रोडक्ट बनाया। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें सिंगल प्रोडक्ट बनता है, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन। योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, नोट करके डाल लिखिए बेटा। हाँ, संडे को PYQ की क्लास होगी, मैराथन होगा, आपको बताया था ना मैंने, PYQ का मैराथन होगा संडे को। ठीक है, तो कैटलिस्ट के बारे में एक क्वेश्चन बताइए मुझे, एक क्वेश्चन लिखिए। कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस, कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस विच, उत्प्रेरक वह पदार्थ है, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, ये ऑप्शन, इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, बी, डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर को घटाते हैं। ठीक है, सी, डज नॉट इफेक्ट द, डज नॉट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर में, अभिक्रिया की दर में अभिक्रिया की दर में कोई परिवर्तन नहीं करते। डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा बेटा, बताना। हाँ बेटा, कुलदीप, क्या आंसर होगा बताइए। अब मैं आपकी बात सुनिए बेटा ध्यान से। एक चीज सुनिए, कैटलिस्ट जो होता है ना बेटा, कैटलिस्ट, अब मेरी बात सुनिए, पता आप लोग गलत आंसर दोगे, मेरी बात सुनना। जैसे यही रिएक्शन जो भी हमने एग्जांपल पढ़ा, निकल था, ठीक है ना? यही हमारा ये जो रिएक्शन हमने पढ़ी, इसके बारे में बात करते थे। ये रिएक्शन थी हमारे पास। इस रिएक्शन में अगर मैं दूसरा कैटलिस्ट डाल दूं ना, अगर इन कैटलिस्ट के अलावा कोई दूसरा कैटलिस्ट डाल दे तो ये जो रिएक्शन है ना, कोई जरूरी है कि जल्दी कंप्लीट हो, ये लेट भी कंप्लीट हो सकती है। ठीक है ना? कैटलिस्ट बेटा दोनों काम करते हैं, कैटलिस्ट रेट को बढ़ा भी सकते हैं और रेट को घटा भी सकते हैं। वो डिपेंड करता है, हर एक रिएक्शन के लिए एक स्पेशल कैटलिस्ट होता है। उसके अलावा अगर आप कोई दूसरा कैटलिस्ट यूज करोगे तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज भी हो सकती है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो सकती है। आप लोगों ने पढ़ा तो कैटलिस्ट दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक होते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट वो होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं और नेगेटिव कैटलिस्ट वो होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं बेटा, इस रिएक्शन में आपने निकल यूज किया, ठीक है, तो निकल का जो अमाउंट है जितना स्टार्टिंग में था बेटा उतना अमाउंट लास्ट में रहेगा। कभी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट के अमाउंट में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है ना? कभी भी किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट के अमाउंट में कोई चेंज नहीं आता। कभी भी किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट के अमाउंट में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखोगे। तो कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अमाउंट में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन वो रेट को चेंज करते हैं, अल्टर करते हैं, बस इतना बोला जाता है। वो डिपेंड करेगा कौन सा कैटलिस्ट रेट को बढ़ा भी सकता है, रेट को घटा भी सकता है। तो अगर आप यहां पर बात करते हो, अगर आपने ए ऑप्शन टिक किया,
तो बी कहेगा मुझे मेरे में क्या गड़बड़ है, हम ये काम भी तो करते हैं, कैटलिस्ट रेट को बढ़ाते भी हैं, रेट को घटा देते हैं, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। तो अगर ए लगा तो बी के साथ दिक्कत, बी लगा तो ए के साथ दिक्कत, तो सबसे बेस्ट आंसर बेटा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। हाँ, अगर नन ऑफ दिस नहीं होता, अगर ये नन ऑफ दिस नहीं होता और इन दोनों में से ही आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता, तो मैक्सिमम केस में कैटलिस्ट क्या करते हैं, रेट को बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, रेट को बढ़ाते हैं। तो अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे कैटलिस्ट के बारे में, थोड़ा बहुत जितना आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना, आगे का पार्ट अगली क्लास में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।